This call is now being recorded. अच्छा, महावीर जी अपना परिचय दीजिए और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। सर, मैं जोधपुर जिले का रहने वाला हूं। मैंने स्नातकोत्तर हिंदी विषय से किया है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से मेरी शिक्षा हुई है और वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी के रूप में कार्यरत हूं और मेरी कुछ उपलब्धियां हैं और कुछ आकांक्षाएं हैं। आपकी 10th कौन से साल की है? सर, 1999 में मैंने 10th पास किए थे। और पोस्ट ग्रेजुएशन? सर, 2004। केवीएस में कब से हैं? सर, वर्ष 2007 से मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ। अच्छा, तो वर्ष 2007 से आप केंद्रीय विद्यालय में और वर्ष 2021 में आप आरएस बनना चाह रहे हैं। क्या कारण रहा इतना नोबल प्रोफेशन छोड़ के आप इधर आना चाह रहे हैं? जी सर, वर्ष 2007 से 2013 तक की मेरी जो यात्रा थी वो बहुत अच्छे से चल रही है और अभी भी मैं इस केंद्रीय विद्यालय में इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। लेकिन सर, जो एक इच्छा थी और इस पद के प्रति मेरी आकर्षण था वो शुरू से ही था। और वर्ष 2013 में मेरे 2 मित्रों का चयन हुआ था, तो उनसे मिला और उनसे मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद वर्ष 2013, 16 और 18 के मुख्य परीक्षाओं में सर मैंने अपीयर हुआ हूँ और इस बार मैं सर इंटरव्यू के लिए उपस्थित हूँ। अभी कोरोना काल में ऑनलाइन टीचिंग पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो क्या इसके लाभ है, क्या इसकी हानि है? दो बताइए। सर, इसका जो पहला लाभ हमें मिला है कि हम इस कोरोना जैसी स्थिति में बच्चों से कनेक्ट हो पा रहे हैं और शिक्षा को उन तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा सर, हमें शिक्षा में नई तकनीक का प्रयोग करने का मौका मिला है और इसके माध्यम से जो नवाचार हुआ है और एक नई जो शिक्षा में क्रांति आनी चाहिए थी वो इसके माध्यम से आई है सर। और नेगेटिव इफेक्ट इसमें सर कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ा है। सेकंड सर, एक डिजिटल डिवाइड का भी मुद्दा है कि इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में या जो पिछड़े हुए क्षेत्रों के बच्चे हैं वो इससे शिक्षा से जुड़ नहीं पाए हैं। अच्छा, आपके अभी बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए और इससे तो असेसमेंट हो ही नहीं पाएगा। 12th क्लास के बेस पे बच्चों को आगे का उनका करियर डिसाइड होता है, तो क्या ये अन्याय नहीं उन बच्चों के साथ जो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, और रिवार्ड नहीं उन बच्चों को जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे? जी सर, इसमें जो हम परंपरागत तरीके से जो बोर्ड एग्जाम चल रहे थे प्रभावित तो हुए हैं। इससे पेरेंट्स और कुछ बच्चे भी दुखी तो हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिनमें हमारे बच्चों का स्वास्थ्य सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, तो इसी वजह से बोर्ड एग्जाम कैंसिल किए गए हैं। तो एक तरह से सरकार का ये अच्छा कदम है कि वहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दी गई है। आप तो केंद्रीय विद्यालय में, तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई है गवर्नमेंट ने क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स के मार्क्स के लिए? किस प्रकार से वो डिसाइड करेंगे बच्चों को प्रैक्टिकल मार्क्स कितने मिलेंगे? सर, आप ऑल ओवर अभी जो नई मार्किंग होगी उसके लिए बात कर रहे हैं सर? जी जी सर, अभी एक कमेटी का गठन किया गया है एनसीईआरटी द्वारा, लेकिन अभी इसके बारे में पूर्णतः नहीं पता कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। लेकिन सर मुझे लगता है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाई जाएगी इसमें, जिसमें क्लास 10th के परसेंटेज के उनका कुछ क्राइटेरिया रखा जाएगा। उसके बाद में 11th में जो बच्चे ने उसकी परफॉर्मेंस रही है उसको जोड़ा जाएगा। साथ ही क्लास 12th के जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में जो बच्चों ने कार्य किया था उसके मार्क्स भी इसमें जोड़े जाएंगे और ओवरऑल उसके ऊपर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। नहीं, इसमें मेरा सवाल यही था कि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? क्या एवरेज दिए जाएंगे या फिर प्रैक्टिकल्स जैसा कुछ होगा? इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी नहीं है? सर, क्लास 12th के प्रैक्टिकल आयोजित किए गए थे सर मेरी जानकारी में। अच्छा, ठीक है। केवीएस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर, केवीएस का एक त्रिस्तरीय ढांचा है जिसमें हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। उसके बाद में हेडक्वार्टर के नीचे 25 संभागों में इसको बांटा गया है। 25 संभाग पूरे भारत में अलग अलग संभाग बनाए गए हैं और हर संभाग के नीचे केंद्रीय विद्यालय हैं। कुछ एक राज्य में है, कुछ 2 राज्यों में मिला करके हैं। तो त्रिस्तरीय ढांचा इसका है सर। ठीक है। केंद्रीय विद्यालय काफी सफल रहे राज्य विद्यालयों के,
तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं इन दोनों विद्यालयों में? सर एक बार वापस दोहराएंगे, थोड़ा आवाज कट गई थी। जी, मेरा सवाल था कि केंद्रीय विद्यालय काफी सफल रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, जबकि राज्य विद्यालय होते हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि ये सफल रहे और राज्य विद्यालय उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, या लोग आकर्षित ही नहीं होते राज्य विद्यालयों की तरफ? सर परफॉर्मेंस केंद्रीय विद्यालयों का बेशक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और इसके लिए काफ़ी जैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स और उनकी संख्या है, स्टूडेंट्स टीचर्स रेशियो है, ये सब चीज़ें हैं, और जो बार बार यहाँ पर नए नए नवाचार होते हैं, वो सब कारण है कि इनका परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी इन वर्षों में देखा जाए तो, वहाँ पर भी शिक्षा की जो स्तर में सुधार आया है सर। हाल ही में आज प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ था बड़ा, उसके बारे में आपको कुछ पता है? जी सर। बताइए। जी सर, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि जो 18 साल से ऊपर के जो भी नागरिक हैं, उनके लिए फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। तो क्या राज्यों के ऊपर आपको वो ये नहीं भार नहीं लगता कि रहेगा। ये घोषणा काफी लेट हुई है? इससे काफी पैनिक क्रिएट हो गया था राज्यों में। इतना लेट इस बारे में घोषणा करना कहाँ तक उचित है? केंद्र की तो जिम्मेवारी बननी चाहिए ना सभी को फ्री वैक्सीन दे। जी सर, केंद्र द्वारा जो पहले जो योजना बनाई गई थी कि जो 45 से अबो एज के हैं उनकी केंद्र सरकार ने सुविधाएं दी थी, उसके बाद में योजना अनुसार कार्य हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने ये महसूस किया कि इसकी गति को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को खुद आगे होकर के कदम उठाना चाहिए, ताकि पूरे देश में एक समान योजना के तहत वैक्सीनेशन हो सके। जो कदम काफी लेट नहीं लग रहा ये? सर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा था, और अभी नई कंपनियों को भी मंजूरी दी गई है, तो मुझे लगता है कि उचित समय पर लिया गया एक सही निर्णय है। आवाज नहीं आ रही सर। नेहा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नेहा जी, आप अनम्यूट करो। अच्छा, राकेश सर सर जी। अब नेहा आ रही है, पर बीच में कट गई थी आपकी। जी जी, अभी नेहा जी, अभी आप इंटरव्यू लीजिए कुमार जी। हाँ ठीक है। महावीर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आवाज आ रही है। अगर पॉसिबल हो तो आप वीडियो ऑन कर लें मैम। हाँ 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 हाँ। और आप फोन को टिल्ट जोधपुर कर से हैं महावीर जी? लीजिए। टिल्ट करूं ऐसे? अभी ठीक है? ऑटो रोटेट नहीं है, आप ऑटो रोटेट कर दो ताकि ये आप सीधा आ जाएगी। ऑटो रोटेट को कर अच्छा, ऑटो रोटेट कर देती हूँ मैं। नहीं हो रहा है ये, ऑटो रोटेट नहीं हो रहा है ये। अभी सही से आ रहा है क्या? दिख रहा है अभी सही हाँ से? ठीक है मैम, हाँ आ रहा है, ठीक है। ठीक है। आप जोधपुर से हैं, जोधपुर की 5 प्रमुख समस्याएं बताइए आप। जी मैम। मैम पहली समस्या यहाँ पर वायु प्रदूषण की है, दूसरी जल भराव की समस्या है, तीसरी यहाँ पर गिरता हुआ जल स्तर है, चौथी समस्या मैम यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें कई खामियां हैं, और पांचवी समस्या मैम यहाँ पर एक भी नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, वो पांचवी समस्या है। तो ये सभी क्षेत्र की समस्याएं हैं या सिर्फ जोधपुर शहर की हैं? क्या ग्रामीण में भी यही समस्याएं हैं? मैम इसमें मैंने जो पांचों समस्याओं में जो सिंचाई की जो जल की समस्या वो ग्रामीण क्षेत्र की भी है, और जो जल स्तर जो बढ़ रहा है वो शहरी क्षेत्र की है, और दोनों मिक्स बताइए मैम। जल स्तर बढ़ रहा है? हाँ मैम, जो जल भराव जो शहर का जो भीतरी इलाका है वहां पर जल भराव है, बेसमेंट एरिया में। अच्छा, जोधपुर में किसी तरह की कुरीतियां हैं क्या? कोई कुरीतियों की समस्या है जोधपुर में?
जी मैम, हमारे जो राजस्थान का जो कल्चर है उसके हिसाब से मारवाड़ में भी कुछ सामाजिक प्रथाएं अभी भी प्रचलित है, जैसे घूंघट प्रथा है और बाल विवाह भी अभी यदा कदा देखे जाते हैं, और मृत्यु भोज की एक प्रथा भी प्रचलित है अभी भी वर्तमान में। तो आप इनमें क्या समस्याओं में क्या समाधान देखते हैं? आपको अगर एसडीएम बना दिया जाता है आपके जोधपुर का ही, तो इस तरह की समस्याओं का आप क्या समाधान निकालेंगे? जी मैम, इसमें पहला समाधान जो एक स्थायी समाधान वो तो शिक्षा का अधिक अधिक प्रसार होना चाहिए। साथ में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि समाज में जो ये कुप्रथाएं हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए, और जो ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य प्रतिनिधि लोग हैं उन सबके साथ में बैठ करके इस तरह की चीजों को रोकने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। और जो आपने जल भराव और जो जल की जो कमी की जो समस्याएं बताई हैं, उनके लिए उनके बारे में आपका क्या विचार है? उनको किस तरीके से आप एड्रेस करेंगे उन प्रॉब्लम्स को? जी मैम, जल भराव की समस्या के लिए जो जोधपुर क्षेत्र के जो प्राकृतिक और जो पारंपरिक यहाँ के जल स्रोत हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो जल की जो कमी है ग्रामीण क्षेत्र में, जो जल स्तर नीचे गिर रहा है, उसके लिए हमें परंपरागत रूप से जो हमारे जलाशय थे उनको संरक्षित करके और सिंचाई की जो नई पद्धति है उनको अपनाना चाहिए। साथ ही छोटे छोटे तालाब है, एनीकट है, उनका निर्माण उनको बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या आपके जो आप जोधपुर में और क्या क्या नई संभावनाओं को देखते हैं? मैम, पर्यटन के क्षेत्र में जोधपुर काफी आगे इसमें विस्तृत हो सकता है। यहाँ पर नई नई संभावनाएं हैं। साथ ही मैम मुझे यहाँ पर जो हेरिटेज कल्चर है यहाँ का और इसका जो हस्तशिल्प उद्योग है उनको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बस दो ही संभावना है, टूरिस्ट और हस्तशिल्प, इसके अलावा और कोई संभावनाएं नहीं है वहाँ पे? जी मैम, इसके अलावा जो यहाँ का खनन उद्योग है, पत्थर खनन उद्योग, उसको भी नई दिशा में ले जाया जा सकता है, और इसके साथ मसाला उद्योग है उसको भी उसमें काफी संभावनाएं दिखती है। अच्छा, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज के बारे में सुना है आपने? सॉरी मैम। चलिए ठीक है। काजरी और आफरी के बारे में सुना है? जी मैम, सुना। क्या फुल फॉर्म है दोनों की, काजरी और आफरी की? जी मैम, जो काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडिड रिसर्च इंस्टीट्यूट है काजरी, एड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आफरी है जो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या काम करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? दोनों नाम से तो मुझे लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, तो फिर दोनों के काम में क्या अंतर है? जी मैम, जो काजरी है मैम वो शुष्क क्षेत्र के लिए इसके लिए कार्य करती है, जो भी यहाँ का मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके लिए, और आफरी जो एरिड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के क्षेत्र में जो शुष्क वन है उनके लिए विशेष रूप से कार्य करती है। श्योर है आप, यही अंतर है दोनों में? माफी चाहूंगा मैम, मैं अभी इतना ही इसको रिकॉल कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जोधपुर कब बना है? मैम, जोधपुर की स्थापना मैम 1459 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा जी के द्वारा की गई थी। और इसका भारत में विलय कब और कैसे हुआ? मैम, ये चौथा चरण तो जो था राजस्थान का, राजस्थान एकीकरण का, उसमें जोधपुर का विलय हुआ था। तो क्या जोधपुर का विलय आसानी से हो गया था? कोई मेमोरेंडम के थ्रू हुआ था? किसके थ्रू हुआ था? शायद आपको ध्यान होगा कि जोधपुर जो था वो शामिल नहीं होना चाहता था भारत में, पाकिस्तान में जाना चाहता था। जी मैम, इसकी कोई उसमें जो जानकारी है आपको? हाँ, तत्कालीन जो यहाँ के महाराजा थे वो चाहते थे कि जोधपुर का विलय पाकिस्तान में हो, तो उसको लेकर के हमारे उस समय एकीकरण जो रियासत विभाग था उनके मुखिया सरदार पटेल और उनके प्रयासों से जोधपुर का एकीकरण हुआ था। और एक कांड भी कई बार हम पढ़ते हैं कि पेन पिस्टल कांड भी हुआ था यहाँ पर। कौन थे उस वक्त के राजा जोधपुर के? मैम सॉरी मैम, नाम में पढ़ा है मैंने, लेकिन अभी तक मैं ठीक से इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है। कमिश्नरेट सिस्टम आपको पता है? कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है? जी मैम,
ये पुलिस व्यवस्था है जिसमें कि राजस्थान में जयपुर और जोधपुर 2 कमिश्नरेट क्षेत्र हैं। तो क्या होता है कमिश्नरेट सिस्टम और ये कहाँ कहाँ इससे क्या फायदे हैं, क्यों कमिश्नरेट सिस्टम बनाया गया है? जी मैम, बड़े शहरों में कार्य की अधिकता के कारण जो कलेक्टर के जो पावर होते हैं उनको कमिश्नरेट क्षेत्र के माध्यम से जो पुलिस और लॉ और ऑर्डर के जो पावर है उनको दिए जाते हैं, ताकि जो एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अभी आपके वहाँ के पुलिस कमिश्नर कौन है जोधपुर के? जोस मैम, ठीक से पूरा नाम मेरे को इसमें रिकॉल नहीं हो पा रहा अभी। अच्छा, कलेक्टर कौन है जोधपुर के? कलेक्टर मैम इंद्रजीत सिंह है। अच्छा, जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं? जोधपुर को ब्लू सिटी बोलने का कारण ये कि यहाँ पर जो घर हैं उनका जो रंग है जो ब्लू कलर का है, नीले रंग से यहाँ पर घरों की जो रंगाई हो रखी है, इस वजह से इसको ब्लू सिटी बोला जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी हॉबी है राजस्थानी खाना बनाना। जी मैम। तो किन्हीं 6 राजस्थानी डिशेस के नाम बताइए आप। जी मैम, दाल बाटी चूरमा फर्स्ट डिश है, और दूसरी है लापसी, तीसरी घेवर, चौथी पंचकुटा की सब्जी, पांचवी है मैम गंवारफली की सब्जी और बाजरे की रोटी। पंचकुटा में 5 कौन कौन सी चीजें होती हैं? जी मैम, पंचकुटा में केर, सांगरी, कुमठी और केरी, और इसके साथ में केरी और एक मैम जो गूंदे, सूखे हुए गूंदे। अच्छा, तो राजस्थानी खाना बनाना ही क्यों है आपकी? कोई दूसरा खाना बनाना क्यों नहीं चुना आपने? क्या आपको नहीं लगता कि दूसरे खाना बनाने में भी उतना ही मजा आ सकता है, या वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है डिशेस, दूसरी डिशेस भी? जी मैम एक्चुअली ये जो हॉबी मेरी बनी है वो बचपन में जब मैं क्लास 7th 8th में पढ़ता था, तब मैं देखता था कि मेरे पापा भी घर में सब्जी बनाते थे, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली थी। और उसके बाद में मैंने भी सब्जी बनाना, रोटी बनाना उस समय से ही शुरू कर दिया था। तो मम्मी की हेल्प भी करता था, सबसे बड़ा घर में था। तो धीरे धीरे घर में जो खाना बनता है उसको बनाने में मुझे अच्छा लगता है, और मैं अभी भी अपने परिवार में रोजाना या सप्ताह में कभी कभी अपने। तो आप मानते हैं ना कि आप मानते हैं कि महिलाएं भी अच्छा खाना बनाती है, पुरुष भी अच्छा खाना बनाते हैं? जी मैम। तो फिर जहां भी हम बड़े बड़े शेफ के नाम सुनते हैं तो हमें क्यों पुरुषों के नाम ही सुनाई देते हैं और महिलाओं के शेफ में नाम हमें सुनाई नहीं देते हैं? क्या महिलाओं की इस जो आर्ट है इसको क्या हम कंसिडर नहीं करते हैं? क्या हम नहीं मानते कि महिलाएं अच्छी शेफ होती हैं? मैम ऐसा तो नहीं है कि केवल पुरुष ही अच्छे शेफ होते हैं, महिला भी काफी फेमस शेफ हैं। लेकिन हमारे नज़र में शायद हम ज्यादातर पुरुषों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। जैसे एग्जांपल तरला दलाल करके जो शेफ है वो बहुत अच्छे शेफ हैं, और एक पंकज ऐसे करके शेफ, वो भी बहुत टॉप 10 शेफ में नाम आता है। आप किन्हीं 2 महिला शेफ के नाम बता सकते हैं? मैम एक तो मैं तरला दलाल का उनके बारे में देखा है मैंने, और सॉरी मैम मैंने काफी इनके नाम तो पढ़े, लेकिन अभी ठीक से मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं। और पुरुष शेफ के? मैम संजीव कपूर जो है वो इंडिया के टॉप शेफ्स में नाम आता होगा। और सॉरी मैम। अच्छा, चलिए ठीक है। बस मेरा क्लास क्वेश्चन बता दीजिए कि गुलाब हलवा और तिल पट्टी ये कहाँ की फेमस है? गुलाब हलवा पाली का प्रसिद्ध है, और तिल पट्टी ब्यावर की। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर ले लीजिए। राकेश जी वीडियो ऑन करके मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ सर आ रही है। ओके। मुझे जैसा कि आपके बायोडाटा से पता चल रहा है कि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और साथ साथ हिंदी शिक्षक हैं आप वर्तमान में। जी सर।
ओके, हिंदी शिक्षक के सामने कोई 4 चुनौतियां क्या होती हैं जी सर। जो आप फेस करते हो अपने डेली रूटीन में? जी सर, केंद्रीय विद्यालय जो है बाइलिंगुअल है, तो यहाँ पर बच्चों जो बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो पहली समस्या तो ये होती है कि जो कुछ वर्तनी में अशुद्धियाँ बच्चों में काफी पाई जाती है। दूसरा सर, शुद्ध उच्चारण के लिए भी कई बार ये समस्या आती है। तीसरी सर, हैंडराइटिंग की समस्या है। काफी बच्चों की जो हैंडराइटिंग है वो उस स्तर की नहीं होती है जो कि हिंदी मीडियम के बच्चों की जो हैंडराइटिंग होती है। और 3 समस्याएं मुझे थोड़ा लगता है कि सर ये समस्याएं, इनमें सुधार होना चाहिए। ओके, हिंदी शिक्षक के रूप में आपने अपना व्यवसाय चुना है और हिंदी से आप एमए भी किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से कोई कवि भी आपको प्रिय रहा होगा अपना। तो आपका प्रिय कवि या साहित्यकार कौन, आप इसको मानते हैं? सर, छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी है, उनकी कविताएं पढ़ना सर मुझे अच्छा लगता है, वो मेरी प्रिय कवि है। आप श्योर हैं छायावाद के जनक हैं जयशंकर प्रसाद जी? सर, छायावाद के जो प्रमुख स्तंभों में इनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी का। ओके, छायावाद का नाम छायावाद कैसे पड़ा? शुरुआत में सर छायावाद को एक व्यंग्य के रूप में लिया गया था, जो प्रचलित साहित्य था उससे अलग साहित्य लिखा गया, इसके लिए इसको छायावाद कहा गया था। अच्छा, नामकरण किसने किया, ऐसी कुछ जानकारी है आपको? माफी चाहूंगा सर, अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का क्या आपने पढ़ा है जो आपको अच्छा लगता है, आपने पढ़ा हो, आपके प्रिय कवि रहे? जी सर, सर इनका जो एक काव्य है कामायनी महाकाव्य, वो मैंने सर पढ़ा है। अच्छा, महाकाव्य है कामायनी, क्या क्या विशेषताएं होती हैं महाकाव्य की? किसी को महाकाव्य कैसे बताते हैं? सर उसमें किसी एक महान व्यक्तित्व को लेकर के काव्य की रचना की जाती है और कई कालखंडों में बटा रहता है वो। अच्छा, कामायनी का दर्शन क्या है? कामायनी शैव दर्शन पर आधारित है, जिसमें देवी महाचित्ती होती है, वो प्रकृति के ऊपर जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे क्रोधित होकर के वो प्रलय आ जाता है, और उसके बाद में मनु जो अकेले बच जाते हैं, वो नई सृष्टि के निर्माण के लिए उसमें दिखाया गया, बताया गया। इसमें कुछ प्रतीकात्मकता भी है, कोई प्रतीक है? क्या क्या प्रतीक कामायनी से लिए गए? जी सर, कामायनी के जो अलग अलग इसमें पात्र हैं, वो मनु जैसे है वो मानव के प्रतीक है, और श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है, और लज्जा है। सर बाकी प्रतीकों के बारे में इतना मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर अभी। अच्छा, कामायनी में एक पंक्तियां आती हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। क्या है इसका तात्पर्य, बता पाएंगे? सर वापस दोहराएंगे? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों, कैसे इच्छा पूरी हो मन की? सर इसमें कवि कह रहे हैं कि अगर हम ज्ञान के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, सिर्फ ज्ञान के क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो हमारी मन की इच्छा कैसे पूरी होगी? अच्छा अच्छा, और कामायनी के अलावा और क्या पढ़ा है आपने हिंदी साहित्य में? सर प्रेमचंद जी का साहित्य मैंने हिंदी साहित्य में पढ़ा है इसके अलावा। ठीक है, प्रेमचंद जी का गोदान पढ़ा होगा आपने? जी सर। गोदान के बारे में कहा जा रहा है कि किसान का करुण काव्य है, किसान की गाथा है, किसान जीवनी। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? जी सर, मैं इस काफी सहमत हूँ कि इसमें एक होरी के माध्यम से किसानों की जो दयनीय स्थिति है और जो उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको बताया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपका ये जो साहित्य का ज्ञान है इसका प्रशासन में कैसे यूज करेंगे? आपको प्रशासन में ये क्या काम आएगा? जी सर, साहित्य ने सर मेरे अंदर एक सामयिकता है, जो संवेगात्मकता है, उसका विकास हुआ है। साहित्य के माध्यम से मैंने समाज की जो स्थिति है उसको समझा है, तो जब मैं प्रशासन में जाऊंगा तो उन परिस्थितियों के हिसाब से काम करने का और निर्णय लेने की जो मेरी क्षमता है विकसित हुई है, वो मेरे प्रशासन में काम आएगी। जैसे थोड़े 1-2 उदाहरण दे आप बताइए जो आपने सीखा हो साहित्य से।
जैसे सर जैसे मैंने प्रेमचंद जी को पढ़ा तो ग्रामीण क्षेत्र की जो क्या समस्याएं होती हैं वो समस्याएं उस समय भी विद्यमान थी और अभी भी विद्यमान है। उसी तरह से सर एक कहानी नमक का दारोगा है, जो एक भ्रष्टाचार की जो समस्या है, तो ये समस्याएं भी हम कई बार देखते हैं कि ऐसे कई बार सुनने को आता है। तो एक ईमानदार व्यक्ति के लिए ईमानदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा भी मुझे इनसे मिलती है सर। तो प्रशासन में एक ईमानदार, कर्मठ और इस तरह के प्रशासकों की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है सर ये चीजें मेरे काफी काम आएगी प्रशासन में। वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। मैं ये जानना चाह रहा था, यमक और अनुप्रास अलंकार में क्या अंतर है? सर अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवर्ती होती है। यमक के बारे में सर अभी थोड़ा मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा, उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट मेंबर ले सकते हैं। हो गया सर। हेलो हेलो, हाँ मेरी सर आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ पर हो गया सर, मैं फीडबैक देना है क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अच्छा बता रहे हो महावीर जी। आपका थोड़ा स्माइलिंग थोड़ी मैं मिस कर रहा हूँ, आप स्माइल थोड़ा नहीं कर रहे हो, या मुझे लगता है कैमरे में प्रॉपर दिख नहीं रहा है, या जो भी हो। लेकिन आप वैसे काफ़ी आंसर कॉन्फिडेंट अच्छा है आपका, लेकिन थोड़ा सहजता और आ जाए, मतलब चेहरा पर थोड़ी स्माइल सी आ जाए तो वो एक अच्छा रहेगा। और हिंदी का आपका अच्छा है, जानकारी अच्छी है, लेकिन कामायनी कहने में थोड़ा क्या है कि इसको और अच्छे से तैयार करना पड़ेगा सर कामायनी को। क्योंकि कामायनी क्या है, जैसे मैंने 5-7 मॉक दिए हैं, मेरा भी सेम सब्जेक्ट है, सेम डिपार्टमेंट है, तो जैसे ही मैं कामायनी कहता हूँ ना, तो वो 2 पढ़ते हैं सबके सब लोग। कामायनी मोस्टली लोगों ने पढ़ी होती है, मतलब विशेषकर सीनियर ऑफिसर्स ने। और जयशंकर प्रसाद मतलब मैंने देखा है कि 100 में से 90 लोगों का फेवरेट होता है जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी को थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लें, ब्रशअप कर लें उसको। जयशंकर प्रसाद ही अगर आपका प्रिय है तो जयशंकर प्रसाद को थोड़ा ठीक से तैयार कर लें, मेरा ये मानना है। आप शिक्षक भी हैं हिंदी के और आपने एमए भी किया है। बाकी तो आप हिंदी में अच्छा बता रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उसी क्षेत्र में जाएंगे जिसको आप बताएंगे उनको। जैसे आपने अगर कामायनी बताया है उनको, जयशंकर प्रसाद बताया है, तो फिर प्रसाद और कामायनी पर थोड़ा स्पेशल पूछेंगे। और ऐसा मेरा ये मानना है, चाहे हिंदी का व्यक्ति बैठा हो या नहीं बैठा हो, इतनी नॉलेज होती है उनको। जैसे प्रेमचंद के बारे में जानकारी, प्रसाद के बारे में, दिनकर के बारे में, मैथिली शरण गुप्त के बारे में लोग जानते हैं, मतलब थोड़ी उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो और एक मीरा छूट गई, मैं मीरा और नाथ संप्रदाय भी आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि जोधपुर से नाथ संप्रदाय का बहुत रिश्ता है, और नाथ संप्रदाय के बारे में जोधपुर से हैं तो पूछा जा सकता है। और इसके अलावा मीराबाई के बारे में बहुत कुछ पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि आप मारवाड़ से हैं तो मीराबाई होना चाहिए। एक राजस्थानी कवि रह गए सारे में, थोड़ा निकल गया मेरे मन से। जोधपुर से कई कवि राजस्थान के रहे, फेमस रहे, और मारवाड़ से रहे, है ना। मारवाड़ से तो बहुत कवि रहे हैं फेमस। तो ये सब चीजें थोड़ा सा हमें लगता है कि और आपकी तैयार होंगी फिर पहले से, और एक दिन हम लोग चर्चा कर लेंगे इन पर, तो थोड़ा और ब्रशअप। बाकी आप अच्छा बोल रहे हैं, फ्लो अच्छा है, कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी एकदम बेहतरीन दिख रही है, बस थोड़ा मिस हो रही है थोड़ा सा चेहरे पर। बाकी आप बहुत अच्छा बता रहे हैं सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, मैं बता दूं। हाँ महावीर जी, ओवरऑल आपका अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है आपको, और प्रेजेंटेशन ठीक है। कहीं कहीं मुझे लगा कि आंसर और अच्छे दिए जा सकते थे, है ना। जैसे मैंने समस्याएं पूछी, तो समस्याओं को आप चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि रूरल क्षेत्र जो है वहाँ ये समस्याएं हैं, अर्बन क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, और फिर उन समस्याओं के टू द पॉइंट समाधान। जैसे मैंने आपसे समाधान जब पूछे, तो एक तो आपने समस्या बताते वक्त ये कहा कि जैसे हमारे राजस्थान का कल्चर ही है कुरीतियों वाला, तो वो ऐसा शब्द आप ना यूज करें कि हमारे कल्चर में कुरीतियां हैं। और दूसरा समाधान में, जैसे आपने जल भराव और जल की कमी, इन दोनों का एक ही समाधान बताया है कि ट्रेडिशनल जो पेयजल है उनको रिवाइव किया जाए। तो जल भराव की जो एक्चुअल समस्या है वो क्या है, आप वो तो आप जोधपुर वाले, तो आपको ही पता है कि क्यों जल भराव हो रहा है वहां पे, और उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है। इसका एक अच्छा आंसर आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर शिव सिंह जी का बोर्ड आता है तो वो इस मुद्दे पे कुछ ज्यादा ही जल की कमी और
इसमें कुछ ज्यादा सेंसिटिव है, तो उनका एक दो आर्टिकल भी हैं शिव सिंह जी के, अगर आपको मौका मिले कहीं मिल जाए वो आर्टिकल तो वो पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत आप बेसिक्स देख लीजिएगा। डेजर्ट नाइट जैसे जोधपुर एक आर्मी का एरिया है, तो वहाँ पे अक्सर एक्सरसाइजेज वगैरह होती रहती है, जैसे अभी इंडिया और फ्रांस की हुई है, तो कुछ ना कुछ वहाँ चलता रहता है, तो वो आप एक्सरसाइजेज देख लेना। बाकी ये जो क्वेश्चन है कि महिलाएं शेफ और पुरुष शेफ, ये वाला क्वेश्चन अक्सर कुकिंग वालों से पूछा जाता है, तो इसमें आप जरूर थोड़े शेफ के नाम महिलाओं के और पुरुषों के और उनकी बुक्स के नाम भी याद कर लेंगे ना, और रीजन भी देख लेना कि आपकी क्यों ऐसा है। बाकी ओवरऑल ठीक है, आपका ओवरऑल आपको नॉलेज है, अच्छा है आपका। लिखा हुआ है सारे, और ये लेकिन थोड़ा पढ़ा नहीं स्माइल, कभी। हाँ, हाँ वो पढ़ा रिवाइज नहीं हुआ होगा ना, रिवाइज नहीं हुआ होगा, बहुत लंबा टाइम हो गया इसलिए। बाकी तो आप एक बार पढ़ेंगे तो दोबारा हो जाएगा वो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से तो बढ़िया है। आप नेक्स्ट सर आप बता दीजिए। हाँ, तो दोनों बोर्ड मेंबर्स ने अच्छा बताया है, ऐसा ही लगभग मेरा फीडबैक है। यहाँ पे एक दो चीज मैंने नोट की थी कि आपका जैसे सब लोग हैं तो ये थोड़ा सा तो लगे थोड़ा सा वो चुभता है, मतलब आपके जवाब अच्छे होने के सर आपकी बावजूद भी जो आवाज आप कट रही है। सोचते समय आवाज ठीक से नहीं आ रही सर। हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, अब आ रही है।